नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर फाइन। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर स्पेस, होता क्या है और कितनी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को एक वेक्टर स्पेस फॉलो कर जाता है ओवर अ फील्ड, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आते हैं जिनसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन अपने पास बन जाता है, और कुछ एक तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास पॉइंट बन जाते हैं। आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज लगा लो इसको, या की पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो कुछ बेसिक रिमार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जब आप एक वेक्टर स्पेस बना रहे हो तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जिनसे डायरेक्ट अपने पास क्वेश्चन बन करके आता है उसके बारे में बात करेंगे। फील्ड ओवर अ फील्ड का क्या मतलब है, क्या ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है। सब फील्ड ओवर अ सब फील्ड ओवर अ फील्ड का क्या मतलब है, क्या ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है, और इन सभी में डिफरेंस क्या है। किस स्ट्रक्चर को देख के बोला जा सकता है कि कौन वेक्टर स्पेस है कौन फील्ड है, कुछ एग्जांपल से भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट यहां पर निकल करके आता है जो हमारा बेसिक पॉइंट है। आप कह सकते हो वेक्टर स्पेस अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो इस चीज का पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड एज स्केलर एंड द एलिमेंट्स ऑफ वी आर वेक्टर। ये हम पहले से देख चुके हैं कि वेक्टर स्पेस में जब भी फील्ड की बात हो रही है तब इसका मतलब हमारा सीधा सीधा जो टारगेट होता है वो स्केलर क्वांटिटी पे होता है ना। और जब v की बात हो रही है तब हमारा टारगेट किस पे होता है, वेक्टर पे होता है, क्योंकि हम वेक्टर स्पेस किसकी हेल्प से बना रहे हैं, वेक्टर्स की हेल्प से बना रहे हैं। किसका यूज करके, फील्ड यानी कि नंबर्स का यूज करके। तो ये चीज अपने माइंड में आपको ध्यान रखनी है कि f जब भी आप समझ रहे हो तो उसको स्केलर क्वांटिटी यानी कि जिस भी सेट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो भी फील्ड है, हाँ वो जरूरी है कि वो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी का जो सेट बन रहा है उसका फील्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फील्ड का मतलब वही 11 प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। नाउ, और v अगर कहीं लिखा आ रहा है तो इसका मतलब हम वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जब भी वर्ड पिक किया जाएगा वेक्टर आने वाले लेक्चर्स में, वेक्टर का सीधा सीधा मतलब होगा द वर्ड वेक्टर इज बीइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस। जब भी हम वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब हम वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं से तो हमारा स्पेस बन रहा है। सिंपल सा लॉजिक। देन थर्ड पॉइंट इज, ये सिर्फ इसकी आप कह सकते हो हमारे कन्वीनियंस के लिए है कि बार बार एक ही चीज ना बोलनी पड़े। अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड, ऑब्वियसली बात है कि वी जो है वो किसी ना किसी फील्ड के अंडर तो काम कर रहा है, तो उसको किससे डिनोट किया जाएगा, वी ऑफ एफ से डिनोट किया जाएगा। बजाय कि ये बोले कि इंस्टेड ऑफ सेइंग वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, ये पूरा बोलने की बजाय जस्ट हम क्या बोलेंगे, वी एफ। तो उससे हमारा सीधा सीधा स्टैंडर्ड मीनिंग आ जा रहा है कि वेक्टर स्पेस के बारे में बात हो रही है ओवर अ फील्ड एफ, जहां पे हमारे वेक्टर स्पेस यानी कि जहां से वेक्टर पिक किए जा रहे हैं, जो हमारा पहला इनपुट का सेट है वो वी है, और जो दूसरा इनपुट का सेट है वो हमारा एफ है, यानी कि वो फील्ड है। तो वी हमारे पास कौन है, वेक्टर स्पेस है, यानी कि सिंपली वी एफ बोला जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चौथी बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको वेक्टर स्पेस के अंदर सिंपल जीरो देखने को मिल जाए, इसके बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी। जब मैं सिंपली जीरो की बात कर रहा हूं, द सिंबल जीरो हैज बीन यूज्ड टू डिनोट द जीरो एलिमेंट ऑफ एफ। देखो, अगर कोई सेट फील्ड है तो अगर मैं उससे कोई एलिमेंट जीरो पिक कर रहा हूं, ठीक है ना, तो अगर मैं उसको विदाउट बोल्ड यानी कि सिंपली यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब समझ जाना कि ये जो जीरो लिया गया फील्ड से लिया गया, वो फील्ड की 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अदरवाइज अगर मैं कहीं पे भी बोल्ड जीरो का यूज कर रहा हूं यानी कि डार्क में जीरो का यूज कर रहा हूं, तो समझ जाना ये जीरो फील्ड का एलिमेंट नहीं, ये जीरो एलिमेंट है किसका, हमारे वेक्टर का, यानी कि जीरो वेक्टर, ठीक है ना। तो जब सिंपल जीरो यूज किया जाएगा समझ जाना एफ के बारे में बात हो रही है, और बोल्ड जीरो यूज किया जाएगा तो समझ जाना हमारे जीरो एलिमेंट ऑफ वेक्टर के बारे में बात हो रही है। तो वो फील्ड का एलिमेंट है, ये वेक्टर का एलिमेंट है। तो ये जो चार आपके पास प्रॉपर्टी निकल करके आती हैं, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज है। वेक्टर स्पेस समझने से पहले हमारे माइंड में ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए, या जब भी हम पढ़ रहे हैं तो ये की पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए कि इसी तरीके से अपने को अब आगे गेम खेलनी है। नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या कह सकते हो जिसके लिए ये लेक्चर में शूट कर रहा हूं, वो है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी का यूज डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में पुट किया जाता है, डायरेक्टली एग्जैक्ट एमसीक्यू भी कई बार अपने पास एंटर कर जाता है। क्या कहता है, कहता है
एनी फील्ड फॉर्म वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ये देखने को तो बहुत ही छोटी लाइन है, लेकिन इसका बहुत ही गहरा मतलब है। इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको। वो कहता है एनी फील्ड फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। जब भी एक फील्ड यूज किया जा रहा है खुद की हेल्प से, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर ओवर अ फील्ड एफ। ये कह रहा है फील्ड, अगर ये पहला सेट खुद फील्ड है तो फील्ड अपने लिए ही वेक्टर स्पेस क्रिएट करेगा। फील्ड ओवर द फील्ड, इसका मतलब एफ ऑफ एफ के यहां पे बारे में बात हो रही है। फील्ड ओवर अ फील्ड, हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, वी ओवर एफ के बारे में बात करते हैं। इस बार हम बात कर रहे हैं फील्ड ओवर अ फील्ड। यानी कि अगर एक पहला सेट फील्ड है और दूसरा सेट वही फील्ड है ना, दोनों इनपुट एक ही सेट से ली जा रही है और वो फील्ड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो वो फील्ड ओवर अ फील्ड एक वेक्टर स्पेस भी बनाएगा। वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके जाएगा। जैसे कि देखो, इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, नहीं समझ आए तो यही चीज दोबारा दोबारा देखनी है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था वेक्टर स्पेस एक ऐसा टॉपिक है, आपको लगे कि यार ये चीज थोड़ी सी बारीकी से समझ नहीं आई, वीडियो को दोबारा से कवर अप करना है, फिर से कवर अप करना है। ये मत सोचना कि एक बार समझ नहीं आया तो दो बार, अरे 2 बार 3 बार जितनी बार भी देखो। जब मैं भी फर्स्ट टाइम इन टॉपिक्स को पढ़ रहा था ना, तो मुझे भी लगा था यार ये क्या गेम चल रही है, कैसे कैसे सिंबल्स का यूज हो रहा है। तो इस चीज को अपने माइंड में पहले से रखेंगे। नाउ फील्ड फॉर्म वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखो फील्ड होता क्या है, फील्ड एक ऐसा सेट है स्केलर्स का जो 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके जाता है अपने दोनों बाइनरी ऑपरेशन के लिए। जैसे मान लो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, हमने बोला था फील्ड अगर एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जो प्लस और मल्टीप्लाई के अंडर काम कर रहा है ना, बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, तो जो उसका पहला बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके लिए वो ये सारी की सारी 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करके जाएगा। वो एडिशन के अंडर क्लॉज होगा, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। उसके लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट बैठा होना चाहिए, है ना, कोई ना कोई इनवर्स एलिमेंट बैठा होना चाहिए सो दैट आइडेंटिटी आंसर आ जाए, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करके जाएगा। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा कि अगर वो दूसरे ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है एक्सेप्ट 0, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता ना, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर दे करके जाएगा। लास्ट लेक्चर्स में बात की है, इनवर्स एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा सो दैट आइडेंटिटी बाहर आ जाए, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ये 10 प्रॉपर्टी प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि कोई भी 3 एलिमेंट उठा लिए जाएं फील्ड के तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ए डॉट बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर ए प्लस बी डॉट सी को लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो मेरा यहाँ पे सिंपली मीनिंग है, जब भी मैं फील्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ वेक्टर स्पेस को समझाने के लिए, तो अपने दिमाग में ये चीज फिक्स होनी चाहिए कि वो फील्ड 11 प्रॉपर्टीज को तो होल्ड करके जा रहा है, तभी उसको फील्ड बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं कि फील्ड ओवर अ फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस। यार वेक्टर स्पेस बनने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वेक्टर स्पेस बनने के लिए एक तो 5 इंटरनल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है। 5 इंटरनल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी इंटरनल प्रॉपर्टी, कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए फॉर प्लस, एसोसिएटिव को होल्ड करना चाहिए, कम्यूटेटिव को होल्ड करना चाहिए, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी दोनों चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। यार अगर मैं उसको पहले से ही फील्ड बोल रहा हूं मेरे इनपुट को, तो वो इंटरनल प्रॉपर्टी को तो पहले ही सेटिस्फाई करके जा चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बचा कौन, अब उसको वेक्टर स्पेस बनाने के लिए कौन बचा, एक्सटर्नल ऑपरेशन बचे, यानी कि फील्ड ओवर अ फील्ड। फील्ड कौन है, जैसे मान लो मैंने बोला रियल नंबर आर ओवर आर। मैं एक एग्जांपल से प्रूफ करके दिखाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं आर ओवर आर के बारे में बात करते हैं कि मैं रियल नंबर उठा रहा हूं, और किसकी हेल्प ले रहा हूं, मैं रियल नंबर की ही हेल्प ले रहा हूं, क्योंकि रियल नंबर फील्ड है ना। नाउ इंटरनल प्रॉपर्टी को तो वो सेटिस्फाई कर गया, ऑब्वियस सी बात है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है कि क्लोजर होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। एबीसी की जब बात हो रही थी, एबीसी की जब बात हो रही थी तो यानी कि बात हो रही थी फील्ड की। यूवीडब्ल्यू की जब बात हो रही थी तो बात हो रही थी वेक्टर स्पेस की इस बार, और हमने बोला था वी ओवर एफ। इस बार हम एफ ओवर एफ पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल हमने उठा रखा है आर ओवर आर का। इसका मतलब जो मैं यूवीडब्ल्यू उठाऊंगा वो बाहर वाले सेट यानी कि वेक्टर से होना चाहिए। यहां पे अगर मैं फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरा यूवीडब्ल्यू भी रियल से आएगा और एबीसी भी रियल से आएगा। अब यहां पे देखो एक बारी, अगर मैं कोई भी एक रियल नंबर उठा लूं और दूसरा कोई भी एक रियल नंबर उठा लूं, है ना, यूवीडब्ल्यू यहां से और एबीसी यहां से, बाहर वाले
सेट से और अंदर वाले सेट से मैं किसी भी दो रियल नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, ऑब्वियस सी बात है आंसर मेरे पास क्या बनेगा, एक रियल नंबर ही तो बनेगा। तो वापस से वो बाहर वाले सेट से बिलोंग कर जाएगा, बाहर वाला सेट रियल बैठा है। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर वेक्टर एडिशन। देखो इस तरीके से प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल है, मैं अगर यहां पे 2 पिक कर रहा हूं, यहां 3 + 4 रख रहा हूं, आंसर कितना आएगा, 4 3 7 और मल्टीप्लाई करके 14 आंसर आएगा। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 3 और प्लस में 2 × 4? ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 3 2 6 और 4 2 8, आंसर तो फिर भी वही आ गया 14, यानी कि वो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करके चला गया। थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर अ स्केलर एडिशन। अगेन मैं स्केलर्स को पहले पिक कर लूं, मैं पहले दो एलिमेंट को इससे उठा लूं, बात तो वही है, 3 और 4 इस तरीके से उठा लो, मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, अभी आंसर क्या आएगा मेरे पास, 4 3 7 14। अगर मैं मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट पार्ट में डिवाइड कर दूं, 3 2 6 और 4 2 8, आंसर तो अभी भी मेरे पास कितना निकलेगा, 14। तो वो तो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्केलर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, हर रियल नंबर की आइडेंटिटी कौन है, 1। हर रियल नंबर की आइडेंटिटी कौन है, 1। यू कोई भी एलिमेंट लिया जा सकता है बाहर वाले सेट से। मान लो मैंने 9 ले लिया, वापस से वही एलिमेंट तो घूम फिर के आना चाहिए, आ गया। इसका मतलब वो सारी की सारी इंटरनल ऑपरेशंस को भी फॉलो कर गया, वेक्टर स्पेस की कंडीशन को पूरा करने के लिए सारे के सारे एक्सटर्नल ऑपरेशंस को भी फॉलो कर गया। इसका मतलब एक चीज़ नई सीखने को मिल गई हमें कि जब भी खुद एक फील्ड वेक्टर स्पेस बनाता है खुद की हेल्प से ही, तो हमेशा उसको जब एक फील्ड कोई भी दूसरे उसी फील्ड की हेल्प से स्पेस बना रहा है, तो इसका मतलब वो तो कंफर्म है वो वेक्टर स्पेस बनेगा ही बनेगा, उसकी सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ अच्छा एक चीज और सुनो, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि R ओवर Z, क्या ये एक वेक्टर स्पेस बनेगा? देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आते ही ना आपको क्रॉस लगाना है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, सोचना ही नहीं है। क्योंकि वेक्टर स्पेस किस पे काम कर रहा है, फील्ड पे काम कर रहा है। वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन क्या थी कि पहला सेट वेक्टर्स का होगा, दूसरा फील्ड का होगा, जो फील्ड की 11 की 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इंटीजर फील्ड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। इंटीजर, क्या मैं बोल सकता हूं 2 का एक एलिमेंट उठा लिया गया सो दैट आंसर वापस से 1 आ जाए? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अगर ये इंटीजर है इसको भी तो इंटीजर होना पड़ेगा, उसी सेट से तो ये एलिमेंट लिया जाएगा। तो एक एलिमेंट कोई ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि वापस से आंसर मेरे पास यूनिट आ जाए, यानी कि उसकी आइडेंटिटी आ जाए, जो कि नहीं आ रही, तो Z इज नॉट अ फील्ड। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब देखो फिफ्थ के बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं या की पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना। अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है, डायरेक्ट चीजें आती हैं इससे। वो कहता है H बी ए सब फील्ड। अगर H एक सब फील्ड है ओवर अ फील्ड ऑफ अ फील्ड, सब फील्ड का मतलब अभी समझते हैं, तो F कैन बी कंसीडर्ड एज अ वेक्टर स्पेस, फिर F को वेक्टर स्पेस कंसीडर किया जाएगा ओवर H। ये दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है, देखते हैं। तो FHB क्या बन जाएगा, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। आपको लगेगा कि सर वेक्टर स्पेस तो हमने पढ़ लिया, फील्ड पढ़ लिया, सब फील्ड नहीं पढ़ा। कुछ भी नहीं है। सब फील्ड की सबसे पहली कंडीशन की वो फील्ड होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं किसी सेट के सबसेट को उठाता हूं तो वो होगा तो सेट ही, क्योंकि सबसेट किसी भी सेट का सेट ही बनता है। और दूसरी बात कि ये जो H है ये छोटा होना चाहिए F से, उसका सबसेट होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि एक सेट का सबसेट वो खुद भी तो होता है। ठीक है ना, हम ऐसा भी तो बोलते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर, क्योंकि इक्वालिटी के बारे में बात हो रही है, प्रॉपर सबसेट थोड़ी पढ़ रहे हैं, सबसेट। तो सब फील्ड क्या है, उससे छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, वो फील्ड की 11 की 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर वो 11 की 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वो कह रहा है F ओवर H भी एक वेक्टर स्पेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके जा रहा है। अभी सेम कंटेंट हमने पढ़ लिया। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, R ओवर R देखने को मिल जाए, ठीक है ना, R ओवर Z देखने को मिल जाए, R ओवर Q देखने को मिल जाए, Q ओवर Q देखने को मिल जाए, और R ओवर N कुछ भी ऐसा देखने को मिल जाए, तो अपने को सब चीजें पता होनी चाहिए कि कौन वेक्टर स्पेस बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। अब इनमें से अगर मुझे ध्यान देना है तो कौन कौन सा वेक्टर स्पेस बन रहा होगा? R ओवर R एक वेक्टर स्पेस बन रहा है, क्योंकि फील्ड ओवर अ फील्ड
जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है और R एक फील्ड है। R ओवर Z इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि Z फील्ड की प्रॉपर्टी कोई हैंडल नहीं कर रहा, इनवर्स एलिमेंट तो लेकर के नहीं जा रहा, ठीक है ना। 2 का इनवर्स 1/2 खुद आपके इंटीजर्स के अंदर तो बैठा ही नहीं है। ऐसे ही R ओवर Q, अब बड़े आराम से पता चल जाएगा आपको। देखो इसने क्या बोला, उसका सबसेट होना चाहिए। पहले एक बात सुनो, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स आपके रियल नंबर में बैठे होंगे? ऑब्वियस सी बात है। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स का सेट एक फील्ड बन रहा होगा, सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके जाता है? तो यस, दिस इज अ वेक्टर स्पेस। क्या Q एक फील्ड है? बिल्कुल फील्ड है। क्या Q ओवर Q फील्ड ओवर अ फील्ड वेक्टर स्पेस बनता है? बिल्कुल बनता है, तो ये भी हो गया। क्या N फील्ड है? N फील्ड नहीं है। तो N फील्ड नहीं है क्यों? क्योंकि 2 का इनवर्स 1/2 नेचुरल में थोड़ी बैठा है, तो वो फील्ड की इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को हैंडल नहीं कर पाया। जब वो फील्ड ही नहीं है तो वेक्टर स्पेस तो इसको देखना तो बहुत ही गलत बात होगी। वेक्टर स्पेस तो हम इसको समझेंगे ही नहीं क्योंकि फील्ड ही नहीं है। तो नॉर्मल सा लॉजिक यहां पर निकल करके आता है। अगर मैं इसको 1 मिनट के अंदर डिस्क्राइब करूं, एफ को पढ़ते ही समझ आना चाहिए अपने को स्केलर्स के बारे में बात हो रही है, वी का मतलब वेक्टर्स के बारे में बात हो रही है। वेक्टर वर्ड से सीधा सीधा मतलब है कि वेक्टर स्पेस के एक एलिमेंट को उठाया गया है। जब भी हमें पढ़ना होगा वी ओवर अ फील्ड तो पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा वी एफ या वी, क्लियर। जब भी सिंपल जीरो देखने को मिले तो इसका मतलब वो फील्ड का जीरो है, बोल्ड जीरो देखने को मिले तो मतलब वो वेक्टर का जीरो है। कोई भी फील्ड खुद के लिए, फील्ड ओवर अ फील्ड इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस एंड फील्ड ओवर अ सब फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। तो ये दोनों चीजें की पॉइंट तो अपने को ध्यान रखने हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या ये कहना चाह रहा है। नाउ देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्या रैशनल नंबर सारी की सारी फील्ड की प्रॉपर्टी को हैंडल करता है? बड़े आराम से करता है, तो इट्स अ फील्ड, ठीक है ना। रियल नंबर सारी प्रॉपर्टीज को हैंडल करता है? बिल्कुल करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सारी फील्ड की प्रॉपर्टी को हैंडल करता है? बिल्कुल करता है। अच्छा एक बात बताओ, R ओवर C और C और ओवर R, 1 मिनट के लिए वीडियो को होल्ड रखो 1 सेकंड के लिए और समझो कि इन दोनों में से वेक्टर स्पेस कौन है, कौन होगा इनमें से वेक्टर स्पेस? इनमें से वेक्टर स्पेस होगा ये, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया अंदर वाला जो सेट बैठा होगा वो हमेशा छोटा होगा बाहर वाले से। अंदर वाला जो सेट होगा वो हमेशा बाहर वाले से छोटा होगा। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स में भी तो बैठा होता है। 2 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 2 प्लस में 0 आइटा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। बट हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में नहीं बैठा होगा, तो इसका मतलब ये कौन है? ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है। बहुत से स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि अरे यार सर ने समझाया है कि C तो एक फील्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, R एक फील्ड है, तो फील्ड ओवर अ फील्ड, पर होना भी तो वो दोनों सेम चाहिए। तो इसका मतलब जब आप ऐसा देख रहे हो कि अंदर वाला फील्ड है, सीधा टिक मार्क नहीं करना, आपको ये भी समझना है कि जो अंदर वाला जो सेट बैठा है या तो वो बाहर वाले के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। उसको छोड़ के और ज्यादा एलिमेंट को वो टेक इन नहीं कर सकता, वो अपने अंदर नहीं ले सकता। तो ऑब्वियस ही बात है वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। समझ आ रही है ना। नेक्स्ट है R ओवर R, अभी देख लिया वेक्टर स्पेस बना रहा है, फील्ड ओवर अ फील्ड का एग्जांपल हो गया। एंड C ओवर C फील्ड ओवर अ फील्ड का एग्जांपल हो गया। Q ओवर Q अभी फील्ड ओवर अ फील्ड का एग्जांपल हो गया। C ओवर R बाहर वाला सेट छोटा होगा, अंदर वाला बड़ा होगा, ठीक है ना। फील्ड ओवर सब फील्ड, तो बिल्कुल वेक्टर स्पेस बन रहा है। R ओवर Q अंदर वाला फील्ड है? बिल्कुल है। अंदर वाला इसे छोटा या इक्वल है? बिल्कुल है, तो इसका मतलब वो फील्ड बनाएगा। क्या QZ एक फील्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि Z इज नॉट अ फील्ड। समझ रहे हो। तो कुछ भी स्ट्रक्चर आपको देखने से पहले से पता हो जाना चाहिए, कौन रिंग बन रहा है, कौन फील्ड बन रहा है, वेक्टर स्पेस बन रहा है। तो ये चीजें अपने को पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप कि चीजें आपको समझ आ रही हैं। तो जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, खास करके लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज। अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा हाईलाइट करने होगा तो नोट कर लेना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की वीडियो जब भी वेक्टर स्पेस की आपको समझ नहीं आती है तो 2 बार 3 बार वीडियोस को देखना है, तो जाके आपको ये चीजें अंडरस्टैंड होंगी। अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।